नमस्कार दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम समझेंगे विवाह, तलाक और गुजारा भत्ता के बारे में। तो इसे समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि किन किन लोगों को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है और गुजारा भत्ता या तलाक किन किन परंपराओं के तहत है। और खास करके हम यहाँ बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, क्योंकि गुजारा भत्ता जैसा टर्म जो है वो केवल हिंदू मैरिज एक्ट पे एप्लीकेबल होता है। जहाँ तक इस्लामिक मैरिज एक्ट या जो अभी तक शरीयत का कानून था, मुसलमानों में गुजारा जैसा कोई टर्म है नहीं, अर्थात मेंटेनेंस देने की बात नहीं है। इसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो व्यक्ति को एक शादी की छूट देता है। इस्लाम के जो नियम है वो इसके इस तरह से नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट और उसके मुताबिक तलाक और फिर उस पर गुजारा भत्ता के मुताबिक। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है, इसी के मुताबिक हम विवाह, तलाक और गुजारे भत्ते के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा सीआरपीसी की धारा 25 को। जो सीआरपीसी की धारा 25 है वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। ठीक है, कोई भी पति या पत्नी, ठीक है, वो मेंटेनेंस का दावा कर सकता है या गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है अगर वो अपना पालन पोषण या भरण पोषण करने में क्या है, अक्षम है। तो ये जो कानून है ना, सीआरपीसी की धारा 125, ये गुजारे भत्ते की बात करता है। ठीक है, कि कोई भी पति या पत्नी, क्योंकि ये लैंगिक रूप से न्यूट्रल कानून है। ठीक है, इसमें पुरुष भी दावा कर सकता है अपनी पत्नी से। अगर पत्नी ज्यादा सक्षम है और पति सक्षम नहीं है तो पति भी दावा कर सकता है कि उसे पत्नी से अपने गुजारा भत्ते की रकम चाहिए या अपने मेंटेनेंस की रकम चाहिए। इसी तरह से पत्नी भी दावा कर सकती है। ज्यादातर केस में देखा गया है कि महिलाओं को ही गुजारा भत्ता मिलता है और इसके पीछे के लॉजिक भी हम समझेंगे कि कारण क्या है कि कई सारे कठोरतम मामलों में जहां पर महिलाओं की गलती ज्यादा दिखती है, उसके बावजूद पुरुषों को गुजारा भत्ता देना पड़ता है। तो पहले समझते हैं कि सीआरपीसी की धारा 25 कहती है कि जो भी व्यक्ति पति या पत्नी में से जो भी क्या है अपना भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, वो गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। सीआरपीसी की एक और धारा आपको समझ लेनी चाहिए इसी के साथ, ये है 125, जो कि कहता है कि परमानेंट मेंटेनेंस की डिमांड की जा सकती है। ठीक है, परमानेंट मेंटेनेंस की बात करता है। कौन सी धारा? 125 बात करता है। ठीक है, तो ये दोनों धाराएं महत्वपूर्ण है तो गुजारा भत्ता के मामले में। ठीक है, विवाह, तलाक और गुजारा भत्ता, इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं। अब पहले हम समझते हैं हिंदू मैथोलॉजी में विवाह क्या था और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां विवाह क्या है, इस बात को ठीक से समझते हैं। ठीक है, हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के हिसाब से विवाह एक जन्म जन्मांतर का संबंध है। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो तलाक जैसी भावना से ग्रसित नहीं हो सकता। अर्थात हिंदुओं में संबंध विच्छेद जैसा कोई टर्म यूज नहीं होता है, मतलब ये मान्यता के रूप में है। भारत के संविधान में संबंध विच्छेद या तलाक का जिक्र है, लेकिन हिंदुओं की मान्यता में संबंध विच्छेद नहीं है। ऐसे यहाँ पे परित्याग का तो जिक्र मिलता है। अगर हिंदुओं में देखा जाए, उनकी धार्मिक मान्यताओं में देखा जाए तो परित्याग का जिक्र मिलता है। जैसे राम ने सीता का परित्याग कर दिया, शिव ने सती का परित्याग कर दिया, लेकिन फिर भी वो उनकी पत्नी ही कहलाई। ठीक है, भले ही राम और सीता अलग रह रहे थे, लेकिन जब भी राम को कहीं पूजन की या फिर यज्ञ आदि की जरूरत पड़ी तो वहां सीता ही उनकी पत्नी के रूप में कंसीडर की गई। तो हिंदुओं में तलाक मतलब एकदम से अलग होने जैसा कोई मान्यता नहीं है। यहाँ शादी सब कई सारे जन्म जन्मांतर का साथ है, लेकिन भारत का संविधान शादी को इस हिंदू मान्यता के मुताबिक नहीं देखता है। भारत में संविधान जो है वो हिंदुओं की शादी में तलाक को इंट्रोड्यूस करता है। अर्थात अगर आपकी बन नहीं रही है तो आप संबंध समाप्त करके अलग हो सकते हैं। ये शायद इस्लाम से या क्रिश्चियनिटी से भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी से तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे लाया गया और ये हिंदुओं के लिए भी वैलिड है। अर्थात हिंदू भी अपनी पत्नी से संबंध पूरी तरह से खत्म कर सकता है या पत्नी अपने पति से संबंध पूरी तरह से खत्म कर सकता है, और इसे कहते हैं तलाक। तो विवाह आपको समझ में आ गया होगा। एक हिंदू व्यक्ति कितना विवाह कर सकता है? केवल एक जीवित पत्नी के रहते हुए वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। दूसरी विवाह जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड नहीं होगा। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में केवल एक विवाह की छूट है। एक से ज्यादा विवाह करने के बाद आप दूसरा विवाह जो है वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, अर्थात उसकी लेजिटिमेसी जो है, उसकी वैधता जो है वो अवैध मानी जाएगी, अनलेजिटिमेट माना जाएगा वो। तो इस तरह से हिंदुओं में विवाह केवल एक हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे नियम है, सजा भी हो सकती है
है, और आपकी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी भी जा सकती है, और आप कई सारे गवर्नमेंट नौकरियों के फॉर्म नहीं भर सकते। इस्लामिक मैरिज एक्ट के लिए ऐसा नहीं है, वहां पे एक से ज्यादा विवाह की छूट है, और पत्नी को छोड़ देने पर अर्थात उसे तलाक ले लेने पर आपको गुजारा भत्ता देना नहीं होता है। इस्लाम में केवल एक शब्द बोला जाता है, जब शादी होती है तो वहां पे कबूल 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 करते बोलते हैं, और उस समय कहते हैं 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए व मुशक्कत, ठीक है, मेहर की रकम के साथ कबूल करते हैं, तो वही पैसा लौटाना होता है। आमतौर पे मौलवी इस पैसे को ज्यादा नहीं बोलता, वो 5,000 10,000 मेहर की रकम बोलता है। कभी आपने किसी इस्लामिक शादी को देखा होगा तो वहां ये नहीं देखा होगा कि मुसलमानों की शादी में मौलवी ने बोला हो कि 10 करोड़ मेहर की रकम बामशक्कत कबूल करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा बोलेगा तो उसे 10 करोड़ रुपए उस शादी को खत्म करने के लिए देना होगा, जबकि क्योंकि इस्लाम में जो है वो गुजारा भत्ते का नियम नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, पहले हिंदू में समझते हैं। हिंदू में विवाह क्या हो गया, सिंगल। अगर तलाक व्यक्ति लेता है तो ले सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको आजादी देता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या इसको कह सकते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब गुजारा भत्ता क्या है, जो भी व्यक्ति पति या पत्नी में से जो भी व्यक्ति अपना भरण पोषण करने में अक्षम है वो गुजारा भत्ते की डिमांड कर सकता है। ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ठीक है, मतलब किसी एक जेंडर की तरफ झुका नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो गुजारा भत्ता का जो नियम है ना, वो थोड़ा थोड़ा महिलाओं की ओर झुका सा नजर आता है। ऐसा लगता है कि कई बार महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। इसको अगर आप डिटेल में समझेंगे, लॉजिकल समझेंगे, तो आपको लगेगा नहीं इसका कोई दुरुपयोग नहीं है। भारत के संविधान में बहुत सोच समझकर शायद इसको डाला गया है। आइए समझते हैं कि इसमें क्या प्रोविजन था जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि महिलाएं ही ज्यादातर गुजारा भत्ते की डिमांड करती हैं। पुरुषों के कहीं रेयर केस आते हैं, 1000 में से 1-2, इसीलिए कई सारे लोग ये मानते ही नहीं कि पुरुष कभी गुजारा भत्ते की डिमांड कर सकता है। एक्चुअल में अगर महिला की एक कंडीशन देखें, भारतीय समाज में एक फीमेल की कंडीशन देखें, तो उसकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, अर्थात उसकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है, वो काफी ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा दबी हुई है। इंडिपेंडेंस वो बिल्कुल ना के बराबर है भारतीय समाज में। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक औरत है, एक लड़की है, तो उसे अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या बाप की जो संपत्ति है या बाप की जो पैतृक अराजी है, उसे उसमें कोई उसकी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। यहां पर उसकी संपत्ति का हकदार हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कौन हो गया, एक मेल मेंबर जो है उस लड़की के पिता की या पैतृक संपत्ति की का उत्तराधिकारी हो गया। अगर मान लिया जाए कि लड़की के बाप के घर के ऑन एन एवरेज अगर भारतीय परिवारों में देखो ना, तो जमीन जायदाद खेत घर सब मिला के 5-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती ही है हर आदमी के। तो 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी में लड़कियों की हिस्सेदारी आमतौर पर नहीं लगती। साल 2005 के सितंबर के कानून के बाद महिलाओं का हिस्सा जरूर हुआ, लेकिन अभी भी वो पीरियोरिटी से चढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। ज्यादातर लोग अपनी बहनों और बुआ से साइन करवा के उसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अपने मायके में लड़कियों को कोई पैतृक आराजी या संपत्ति नहीं मिलती। यहां पर सारी संपत्ति गई मेल फिगर के नाम पर, अर्थात भाई के नाम पे। अगर बात करें किसी जो है उसके ससुराल में, तो ससुराल में उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो उसके पति के नाम पे आती है, अर्थात यहां पे भी इसे फीमेल के नाम पे नहीं चढ़ाया जाता, अर्थात पूरा का पूरी प्रॉपर्टी एक मेल फिगर के नाम पे गई, यहां पे भी फीमेल को कुछ नहीं मिला। या कह सकते हैं, अब आप कहने के लिए कह सकते हैं कि पति की प्रॉपर्टी में महिला की हिस्सेदारी हुई, लेकिन अगर पति लात मार के महिला को निकाल दे तो फिर क्या महिला के पास उस प्रॉपर्टी का हकदारी है? अगर यहां से भाई लात मार के निकाल दे तो वो कहां जाए, पति भी लात मार के निकाल दे तो वो कहां जाए? इसलिए ये कह सकते हैं कि महिला की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या आर्थिक स्वतंत्रता काफी ज्यादा गंभीर मामला बन गई है, या ये कह सकते हैं कि महिलाओं के पास कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं। अब सोचिए, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति है, पहले बाप वाले उदाहरण से समझते हैं और फिर उसके बाद ससुराल वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की का मायका है और यहां पर उसका बाप है, ठीक है। अब इसको एक लड़का है, एक लड़का है और एक लड़की पैदा हुई, ठीक है, और इस व्यक्ति के पास 10 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी थी, 10 करोड़ का पैतृक आराजी थी। अब लड़का महानालायक व्यक्ति है, बिल्कुल रोज दारू शराब पीता है, मस्ती में रहता है, और बेटी काफी ठीक ठाक है, ठीक है। लड़का जो है, ये लड़की है, ठीक है, लड़की जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन लड़का शराबी। फिर भी
बाय डिफॉल्ट इस लड़के को 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या मिलेगी? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इसके नाम पे आएगी। इस लड़की को पराया धन मानते हुए इसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। यही होता है ज्यादातर भारतीय परिवारों में और यही कल्चर चलता आया है। शायद जो दहेज की शुरुआत हुई थी वो इसी आधार पे हुई थी कि इस 10 करोड़ में से 5 करोड़ के हिस्सेदार इस लड़की को माना जाना चाहिए। और दायभाग नाम का एक ग्रंथ है, भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ है, तो उसमें ये कहा गया कि हाँ बाप अपनी आराजी में से आधा आधा लड़की लड़की में बांट दे, अगर 2 है तो, अगर 3 है तो 1/3 बांट दे, 1/3 बांट दे, और इस तरह से क्या हो जाए, प्रॉपर्टी ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसका हक मिल जाएगा। तो इसी तरह से शायद दहेज की शुरुआत हुई। लेकिन लोग अब दहेज भी जो है वो क्या करता है, मेल फिगर ही यूटिलाइज करता है। अच्छा, अगर सोचा जाए दहेज को, मान लो कि लड़की का हिस्सा कितना हुआ यहाँ पे 5 करोड़, तो लड़की के बाप को 5 करोड़ रुपए लड़की को देना चाहिए था। या तो दहेज के रूप में दे दे, या कुछ कैश में दे दे, या कुछ प्रॉपर्टी के रूप में दे दे, समथिंग लाइक ऐसे करके वो क्या कर दे, इसको दे दे। ऐसे ही कुछ किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे उसे कुछ नहीं मिला। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसके ससुराल में क्या होना है। ठीक है, ससुराल में क्या होता है, ठीक है, ससुराल में क्या होता है कि यहाँ पे जो ससुर की इनकम है टोटल अगर पैतृक आराजी इनकी भी मान लेते हैं कितने की, 10 करोड़ की, तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में से ये इनके अगर बेटों के नाम पे जाएगी कि नहीं, बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2 जो भी है, और बहुओं के नाम पे कुछ भी नहीं नहीं जाएगा। जो अगर इसकी बहू है उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ये कहा जाएगा कि जो तुम्हारे पति के नाम पे है वही तुम्हारा है। अच्छा, पति के नाम पे है वो तुम्हारा है, ये कहने में और इसे हासिल करने में बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों? क्योंकि अगर पति लात मार के भगा दे, निकल, ये भी बोला निकल, तो इसके बाद क्या होगा, इसके पास कोई क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगी क्या? इसके पास सेटलमेंट होने के लिए कुछ है? क्योंकि बाप ने भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, ससुर ने भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी। महिलाओं के पास कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिखती नहीं है इस तरह से, और इसीलिए शायद भारत के जो कानून है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें मेंटेनेंस ज्यादातर महिलाओं को देते हुए दिखता है। ठीक है, क्योंकि ना तो बाप के यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी है, ना बेटे के यहाँ पे। अभी भाई साहब फ्री फोकट में 10 करोड़ के उत्तराधिकारी हो गए। इसी तरह से इनका भाई भी फ्री फोकट का 10 करोड़ का उत्तराधिकारी है। अगर वो दारू शराब पी के अपना पैसा बर्बाद करे तब भी 10-15 साल आराम से गुजारा भत्ता अपना गुजारा कर सकते हैं। ये भाई साहब भी अगर खेत बेच के काम चलाए तब भी 10-15, 20, 25 साल अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये अगर धक्के मार के निकाल दी गई तो इसका 10 दिन गुजारा करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अक्सर कोर्ट में देखते होंगे, जब भी कोर्ट में इसकी बात चलती है किसकी, कि मेंटेनेंस दिया जाए, जबकि कई बार ऐसा लगता है कि लड़की की गलती है, वही बार बार शादी को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी कोर्ट कहता नहीं भाई तुमको गुजारा तो देना ही होगा, क्योंकि भले ही ये नहीं चाहती शादी आगे बढ़ाना, लेकिन फिर भी इसके रख रखाव की, इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी होगी। और इस तरह से क्या है, इसमें गुजारे भत्ते की बात करते हैं। अब आप बात करते हैं सीआरपीसी की जो धारा थी 125, वो क्या कहती है, और सीआरपीसी की धारा 25 क्या कहती है। पहले सब समझेंगे सीआरपीसी की धारा 25 और फिर 125। 125 कहती है कि जो अक्षम हो व्यक्ति, ठीक है, जो अपना भरण पोषण न कर पाए, वो गुजारा का डिमांड कर सकता है, गुजारा भत्ता का डिमांड कर सकता है। ठीक है, और ये परमानेंट गुजारा भत्ता की बात करता है। ठीक है, क्या कहता है, परमानेंट की बात करता है। पहले हम 125 के बजाय हम क्या समझ लेते हैं, धारा 25 समझ लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 25 को समझते हैं कि गुजारा भत्ता किस बेसिस पे कितना दिया जा सकता है। देखिए, महिलाओं को ही अक्सर क्यों मिलता दिखता है, इसका कारण यह है कि महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, महिलाएं ज्यादातर आर्थिक रूप से अक्षम होती हैं क्योंकि उनके पास कोई पैतृक विरासत नहीं होती है, इसीलिए ज्यादातर गुजारा भत्ता महिलाओं को मिलता हुआ दिखता है। और जब भी किसी लड़के को या किसी पुरुष को गुजारा भत्ता दिया जाएगा तो देखा जाएगा कि उसकी टोटल आय, मतलब पैतृक आय और उसकी अपनी कमाई, वो दोनों जोड़कर उस महिला से कम ठहरे, तभी वो अपने लिए गुजारा भत्ता के डिमांड कर सकता है। अब पहले महिला की बात करते हैं। अगर उसका पति ठीक ठाक कमाता है तो वो महिला उसकी इनकम का 1/3 से 1/5 भाग या 25%
के लगभग गुजारा भत्ते की डिमांड कर सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन इतना ही कोर्ट आमतौर पे एग्री करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नियम नहीं है, मांगने वाले तो ज्यादा से ज्यादा मांगते हैं। ठीक है, 20 करोड़ मांगते हैं, मतलब औरतें भी अपना खर्चा ज्यादा बता के इतना मांग लेती है कि पति दे ना पाए, और पति भी अपनी सैलरी इतना छुपाना चाहते हैं कि जिससे उसे कम से कम देना पड़े। लेकिन कोशिश ये रहती है कोर्ट की कि या तो 25% उसकी सैलरी का या 1/3 से 1/5 भाग जो अगर परमानेंट सेटल में जाए तो दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको समझेंगे अभी बाद में जब 125 समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि अगर पुरुष कब मांग सकता है, पुरुष कब मांग सकता है गुजारा भत्ता। ठीक है, कब पुरुष कब मांग सकता है। मान लो एक लड़का है ए, इसके पास पैतृक आराजी है 0 बीघे। ठीक है, मतलब बाप की संपत्ति है नहीं, इसके खाते में रुपए हैं 0 रुपए, और ये कुछ नहीं है, एक नल्ला आदमी है। ठीक है, और कुछ साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया और इसका हाथ पैर भी टूट गया है, हाथ पैर है नहीं। इसकी वाइफ जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, और उसकी 70,000 रुपए की पर मंथ की सैलरी। अब ऐसे केस में देखो तो कौन आर्थिक रूप से अक्षम हुआ, पैतृक अराजी इसके पास है नहीं। ठीक है, तो इस आधार पे इसके पास कमाई का कोई साधन नहीं, ये जिएगा कैसे। अब चूंकि इसने शादी की थी, ये डिपेंडेंट था अपनी पत्नी पे, इसलिए अगर इसकी पत्नी इससे अपना संबंध ब्रेक करती है तो उसे गुजारा भत्ता पति को देना होगा। ठीक है, लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि कई मामलों में पति बेरोजगार होते हुए भी उससे गुजारा भत्ता नहीं मिलता, और पत्नी को रोजगार होते हुए भी पति से उल्टे उसे गुजारा भत्ता मिलता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल सम की बात की गई है, टोटल प्रॉपर्टी की बात की गई है। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ मामले में हम आपको बात करके बताएंगे भी, टोटल प्रॉपर्टी की बात की गई, मतलब आपकी अपनी पर्सनल इनकम की भी बात की गई है। ठीक है, और प्लस दूसरी इनकम कौन सी, जो आपको पैतृक इनकम मिली है, पैतृक टोटल, उस सब को जोड़ के देखा जाएगा। अगर आपका यह समेशन ज्यादा हो जाता है उस महिला की सैलरी वगैरह से, तो आप आम तौर पे गुजारा भत्ते के हकदार नहीं होते। लेकिन मान लीजिए आपकी पर्सनल इनकम 1000-2000 है और पैतृक इनकम 0 है, और महिला की कमाई ठीक ठाक है, मतलब 50-60 हजार है, उसके अपने गुजारे से ठीक ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी पत्नी से, जिससे आप अलग हुए हैं, उससे गुजारे भत्ते की डिमांड कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपको गुजारा भत्ता उससे देना ही होगा। कुछ एक मामलों में, ऐसे मामलों में महिलाओं ने गुजारा भत्ता दिया ही है। ठीक है, और एक मामला है कि एक मामला था जिसको गुजरात हाई कोर्ट और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैकल किया। एक महिला थी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, आप समझते जाइए इसको, और उसका जो पति था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन वो भी ठीक ठाक नौकरी करता था। इस महिला की इनकम अपने पति से ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद उस महिला ने क्या किया, गुजारे भत्ते की डिमांड की, अर्थात मेंटेनेंस की डिमांड की। और पति का समेशन ये था कि क्योंकि ये ठीक ठाक सैलरी कमाती हैं, इसलिए इनको कोई मेंटेनेंस दिया नहीं जा सकता। और कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि क्योंकि भाई देखो, ये औरत अभी भी किराए के मकान में रहने के लिए विवश, आपके पास अपनी पैतृक अराजी ठीक ठाक है, आप बढ़िया से मकान में बंबई में रह रहे हैं, तो आपकी जो टोटल अराजी है ना भाई, वो इनकी पर मंथ सैलरी से बहुत ज्यादा है। अगर आप उसका ब्याज भी देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको क्या देना है, मेंटेनेंस। तो आप शायद समझ गए होंगे कि अगर टोटल पैतृक अराजी और पर्सनल इनकम, इस सब का समेशन आपकी वाइफ के इनकम से ज्यादा है, तो गुजारा भत्ता आपको देना होगा। अगर वाइफ की पर्सनल इनकम, क्योंकि उसको पैतृक अराजी तो मिलने से नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, और तो अगर उस वाइफ की आपके या उस औरत की जो है वो पर्सनल इनकम आपकी इन सारी टोटल इनकम से कम ठहरी, ठीक है, तो आप गुजारा भत्ता देंगे। अगर उसकी इनकम ज्यादा ठहरी आपकी टोटल इनकम से, तो फिर वो महिला आपको गुजारा भत्ता देगी। कानून पूरी तरह से क्या है, जेंडर न्यूट्रल है। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अभी तो मैं बात कर रहा था कि महिलाओं के पास कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, भगवान न करे, लेकिन एक मामले में महिलाओं के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, जब वो विधवा हो जाती है, अर्थात जब उनका पति मर जाए, तब उसकी संपत्ति का आधा भाग फिर महिलाओं के नाम पे पक्के तौर पे आता है।
तो महिलाओं के पास पिता की संपत्ति में कोई हकदारी नहीं है आमतौर पे, कानून भले कुछ भी हो लेकिन है नहीं, ठीक है। उसी के तरह से क्या है, अपने ससुराल की संपत्ति में भी हकदारी नहीं है। केवल एक केस है कि उसका पति मर जाए और तब महिला के पास अपने ससुराल की संपत्ति में हकदारी मिल जाती है, अर्थात उसे फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है। यही एक मामला है, लेकिन इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि विधवा कोई करे, ठीक है। मतलब एक ही मामला है जहां महिलाओं का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिखता है, और किसी मामले में जो इंडियन सोसाइटी है वहां पे महिलाओं का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दिखता है। इसीलिए भारत में महिलाओं को ज्यादा गुजारा भत्ता मिलता दिखता है या मेंटेनेंस दिखता है, लेकिन पुरुषों को भी दिया जा सकता है। अब 125 क्या कहता है? 125 कहता है कि महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाएगा, या किसी भी व्यक्ति को जो अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, जो भी लिखा है इसमें, जो भी भरण पोषण में क्या है, भरण पोषण में अक्षम है, पति या पत्नी में से, उसको क्या है, गुजारा मिलेगा। क्या मिलेगा? गुजारा मिलेगा, ठीक है। ये है सीआरपीसी 125, सीआरपीसी 125 कहता है कि परमानेंटली ले लो एक बार, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट टाइप का है, परमानेंट गुजारा भत्ता लेना है तो ले लो। ये कितना होता है? टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 से 1/5 दे दो अपनी, ठीक है, और एक बार में ही क्या कर लो, मामला खत्म कर लो। यहाँ पे सैलरी का 25% के लगभग देना होता है, यहाँ 1/3 से 1/5, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पे यही होता है देने में। अच्छा, किन किन मामलों में, कैसे कैसे मामलों में आप गुजारा भत्ते की डिमांड कर सकते हैं और किन किन मामलों में गुजारा भत्ते की डिमांड नहीं कर सकते? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो शादी है वो कोई अकाट्य सत्य नहीं है गुजारा भत्ता मांगने की, ठीक है। ये अकाट्य सत्य नहीं है कि बाकायदा भंडारा करके, पूरी खिला के, बैंड बाजा बजा के शादी हुई हो तभी व्यक्ति जो है वो गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति लिव इन पार्टनर में भी रह रहा है, ठीक है, लिव इन में रह रहा है और समाज जो है उनको पार्टनर की तरह से देखता है, तो ऐसे पार्टनर्स भी क्या कर सकते हैं, गुजारा भत्ता का डिमांड कर सकते हैं। जो भी अक्षम होगा उसे कोर्ट गुजारा भत्ता दिला देगा। मदन मोहन वर्सेस रजनीकांत का मामला है और कोर्ट ने लिव इन पार्टनर को गुजारा भत्ता दिया। अगर लंबे समय तक दो लोग ऐसे पति पत्नी की तरह रहते हैं, भले ही उनकी शादी ना हुई हो, तो उनमें से जो भी अलग होने के बाद फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम में होगा उसे गुजारा भत्ता कोर्ट दिलवा देगा, ठीक है। अच्छा, किन किन मामलों में गुजारा भत्ता नहीं देना और किन किन को देना है, पहले समझिए। गुजारा भत्ता के लिए एक तो आपको पत्नी को देना होगा, ठीक है। अगर उनके बच्चे हैं, अर्थात आपके जो बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण करना होगा। अगर कोई लड़की है तो उसके विवाह के पहले तक देना होगा, ठीक है। जो लड़की है आपकी उसके विवाह के पहले तक देना होगा। बच्चे जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते इनको भी कुछ ना कुछ देना होगा। ये सारा नियम है इसके लिए। अच्छा, किन मामलों में आप गुजारा भत्ता नहीं देते, ठीक है, मतलब किन मामलों में बच सकते हैं, किन किन मामलों में गुजारा भत्ते का विरोध किया जा सकता है, ठीक है। पहला मामला है एक कि अगर दोनों लोग आपसी सहमति से अलग हुए हों, क्या हुए हों, आपसी सहमति से अलग हुए हों, तो गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते। अर्थात पहले कोर्ट में कह दिया कि हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग रह रहे हैं, आपस में हम लोग वो हो गए हैं, कोई विवाद नहीं है, तो इससे गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते। दूसरा मामला ये है कि अगर कोई वैध कारण नहीं है, वैध कारण के बगैर दोनों अलग हो गए हैं, वैध कारण के बगैर अलग हुए हैं, ठीक है। पत्नी बगैर कौन अलग हुआ है? पत्नी अलग हुई है। वैसे पत्नी नहीं है, जो भी गुजारा भत्ता का डिमांड करे वो कोई कारण ना बताए, बोले नहीं नहीं हमको अलग रहना, हमारा मन कहता है हम तो अलग रहेंगे, ये हमारा रहने का मन नहीं है। इस आधार पे कोई प्रॉपर कारण बताओ कि कोई वायलेंस हो रही है, मारपीट हो रही है, सताया जा रहा है, इनके साथ हमारे मतभेद है, कुछ तो बताओ। नहीं नहीं हमें नहीं रहना है, बस ये करके आप, तब फिर गुजारा भत्ते के आधार नहीं बनता। तीसरा है व्याभिचार। अगर आप उसे ये सिद्ध कर ले जाएं कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में है, पति या पत्नी, तो भी गुजारा भत्ता देने से आप बच सकते हैं। अगर आप ये प्रूफ कर ले गए कि हाँ वो जो है किसी और के साथ संबंध में है, तब भी गुजारा भत्ता देने से बच सकते हैं। एक और कारण हो सकता है कि ये लड़की जो है कोई दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी अगर कर ली तो इसको एक और कोई व्यक्ति पालन पोषण के लिए मिल गया, इसका भरण पोषण तो अब उसका नया पति करेगा ना। तो अगर वो दूसरी शादी कर लेती
है तब भी आप उसे गुजारा भत्ता देने से उसका गुजारा भत्ता देना आप क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो कुल मिला के इतने सारे मामले हैं जिसमें कि आप जो है गुजारा भत्ता देने से बंद कर सकते हैं। बाकी आपको क्लियर ही हो गया होगा कि पुरुष भी गुजारा भत्ते की डिमांड कर सकता है यदि उसकी टोटल इनकम पैतृक प्लस पर्सनल उस महिला की इनकम से क्या है, कम है, तो उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा। कई सारे मामलों में गुजारा भत्ता दिया भी गया है। ठीक है, अच्छा अब हम आज को एक बात जो मैंने बहुत बीच में थोड़ी सी बताई थी कि महिलाओं की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था समाज में, कि ठीक है, जो एक बहुत प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसका नाम है दायभाग। ठीक है, इसके पहले एक याज्ञवल्क्य ऋषि की लिखी हुई किताब थी, एक ये तो दायभाग है, एक और विज्ञानेश्वर की किताब है मिताक्षरा। इन दोनों किताबों में हिंदुओं में संपत्ति बंटवारे के बारे में बात की गई, मतलब मेथोलॉजी की बात करते हैं, और यहीं से दहेज क्यों शुरू हुआ इसकी भी बात निकल के आती है। कहा गया कि एक व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ की वैतरिक वरासत है, खेत जमीन सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा। उसने क्या किया, एक लड़का और एक लड़की थी, उसको एक लड़का था और एक लड़की थी। उसने लड़के को सब कुछ दे दिया, लड़की को कुछ ना दिया। अर्थात यहाँ पे बेटी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से रोका गया, इसलिए इसकी संपत्ति काटी गई क्योंकि एक लड़की थी। इसलिए ऋषि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है मिताक्षरा या विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा जिनका नाम है विज्ञानेश्वर या दायभाग लिखने वाले ऋषि याज्ञवल्क्य, ये दोनों कहते हैं कि या तो अपनी संपत्ति को बराबरी से दोनों में बांट दो, या फिर इतनी संपत्ति के बराबर उपहार लड़की के नाम कर दो। यहीं से कुछ ना कुछ दहेज की शुरुआत होती है। अर्थात ये कहता है कि 5 करोड़ लड़के के नाम प्रॉपर्टी कर दो और 5 करोड़ का कुछ ना कुछ लड़की को दे दो, या तो फिर लड़की को 5 करोड़ की भूभाग या जमीन सौंप दो, क्योंकि लड़की ससुराल में जाएगी, वहां भी उसका कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, वहां सारी प्रॉपर्टी ससुर की, देवर की, पति की, लड़की की क्या। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे भी उसके भाई की, तो इसके पास कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर बाई चांस उसको सब लोगों ने दूर भगा दिया तो उसके पास जीवन का कोई आधार नहीं रहेगा, इसलिए इन्होंने कहा बाप से कि आधा दे दो, आधा। ठीक है, और इस तरह से दहेज की शुरुआत हुई। अब ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत में इतना दोष नहीं था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि धीरे धीरे दहेज ने वो रूप ले लिया कि गाड़ी दो, बंगला दो। अब मान लो इस लड़की के बाप ने एक कार दी, तो कार कौन चलाएगा, इसका पति, जो कि मेल फेवर है, एक व्यक्ति है, एक पुरुष है। और इस तरह से क्या हुआ, दहेज भले ही लड़की के नाम पे लिया गया, लेकिन इसका भी बेनिफिशियरी कौन हो गया, एक पुरुष। जबकि समाज में हमने इसकी शुरुआत की थी लड़कियों के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की मौज कौन कर रहा है, लड़का। तो इस तरह से तो दहेज गलत हो गया। अगर मान लो टीवी दी तो इससे भी लड़कों के घर वालों को फायदा होगा, इसका भी बेनिफिशियरी कौन हो गया, एक मेल। जो कुछ मिल रहा है इस लड़की को दहेज के नाम पर, उसका फायदा कौन उठा रहा है, कोई ना कोई पुरुष। इस तरह से दहेज क्या हो गया, एक गलत रास्ते पे चल चुका। दूसरी बात, अगर मान लो इस परिवार की इनकम टोटल प्रॉपर्टी 50,000 की है, तो इस लड़की की शादी में केवल 25,000 रुपए दहेज मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 25,000। अच्छा, ज्यादा वाले में तो कम मिलता है, 10 करोड़ होगा तो कोई 5 करोड़ नहीं देगा। आदमी शादी विवाह में 20, 25, 30 लाख रुपए खर्च कर देगा। लेकिन अगर मान लो उसके पास कुछ है नहीं, तो उसकी बेटी का विवाह ही नहीं होगा, और अगर होगा तो उसको कर्जा वर्जा लेके पैसा देना होगा। कितना, एक जितना फिक्स रेट है। तो दहेज एक विभत्स रूप में भी आया। ठीक है, अगर आदमी सक्षम था, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो आधा दे दिया, ठीक है। लेकिन किसके नाम दे, लड़की के नाम दे, कार ना दे, घोड़ा ना दे, गाड़ी ना दे, जो लड़कों को बेनिफिट पहुंचाए या नहीं। जैसे अगर मान लो इसके पास 500 करोड़ था, तो इसको 250 करोड़ अपनी लड़की के नाम एफडी कर देना था, समथिंग ऐसा कुछ ये ग्रंथ बोलते हैं, मिताक्षरा या दायभाग। ठीक है, लेकिन 50,000 है तो 25,000 लड़की का हिस्सा हुआ, 25,000 में कोई शादी नहीं करेगा। इसलिए दहेज एक फिर अभिशाप के रूप में आया, और उन लड़कियों की शादी मुश्किल हो गई जिनके बाप के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी, और इसके लिए लोग मारने लगे, हत्या करने लगे। ये गलत बात थी। जबकि इसकी शुरुआत इस तरह से हुई, जब देख लो, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कितने की, बाप के पास 5 करोड़ किसकी, इसके भाई की, और 5 करोड़ किसकी, इस लड़की की। 5 करोड़ किसके खाते में जाए, लड़की के पास, जिसका गार्जियनशिप, जिसकी अथॉरिटी, जिसका पूरा का पूरा जो मालिकाना है कि वो लड़की के हाथ में हो, उसके पति के हाथ में ना हो। वो कितना भी कहे, क्योंकि हमें
इसकी शुरुआत इस तरह से नहीं की कि कोई मेल फिगर इसका फायदा उठाए। इसका फायदा कौन उठाए? लड़की। और जब भी लड़की को अगर कोई निकालने की सोचे तो ये सोचे कि उसके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा है। इस तरह से दहेज की शुरुआत हुई। तो दहेज का दो विभत्स स्वरूप ये है। दहेज का अच्छा स्वरूप ये था जब इसकी शुरुआत हुई थी कि इसमें लड़की की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई थी कि अगर निकाल दोगे तो बेटा 5 करोड़ गई, ठीक है, 5 करोड़ उसके खाते में जमा है, अब उसकी जय जय राम करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, कुछ पैसा तुमको देती रहेगी वो, ठीक है। अगर उसके बगावत करोगे बेटा 5 करोड़ तुम्हारे हाथ से गई, अब वो जिसके घर जाएगी उसका 5 करोड़ हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो उसके बाप के पास बहुत ज्यादा आराजी नहीं है, तब कहां से पैसा लाएगा? फिर उसका विवाह कहां होगा? फिर उसको मारा जाने लगा, फिर जलाया जाने लगा। और सबसे बड़ा दोष तो यह है कि दहेज में लड़की को अब लोग कुछ नहीं देते। बेनिफिशियरी कौन होता है? मेल मेंबर। कार ले लिया, भाई साहब चलाएंगे, ठीक है। अंगूठी ले लिया, भाई साहब पहनेंगे, ठीक है। चेन ले ली, भाई साहब पहनेंगे, ठीक है। और दूल्हे के बाप ने घोड़ा ले लिया, वो भाई साहब चलेंगे। इस तरह से मेल फिगर को बेनिफिट करना इसका कोई लक्ष्य नहीं था। तो हमें लगता है आपको दहेज, तलाक और विवाह और फिर जो है गुजारा भत्ता, ये सभी के बारे में समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब कल मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।